अनुभव है इस काम का। इसके लिए इसके बारे में काम कैसा करना है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। रोटरी में इंजीनियर भी है, पंकज जी है, साथ में हमारे भाई नितिन शाह जी है, और बाकी वैसे भी बहुत सारे कर्तव्य दक्ष लोग हैं जिनको काम कैसे करना है ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में रोटरी का तो ऐसा हो गया है कि सेवा कार्य और रोटरी, ये अगर हम बोले तो सेवा कार्य और रोटरी ये दोनों भी, म्हणजे मराठी में जिसको एका नाण्याच्या दोन बाजू, म्हणजे एक ही कॉइन है और उसकी दो साइड है, कि रोटरी और सेवा कार्य इतना जुड़ा हुआ है। रोटरी रोटरी ने जो कुछ भी खामगांव में दिया है वो शायद ही कोई क्लब ने दिया हो। और इतनी जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, देव तेथेची ओळखावा साधू तोची जानावा, ये ऐसा बोलकर जो आप लोग एक मूक बधिर विद्यालय भी चलाते हैं और समाज के उन लोगों की सेवा करते हैं, साथ में आपके रोटरीज के अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं, और ये अभी जो बच्चे शेयरिंग कर रहे थे कि वहां जाने के बाद में बच्चों ने विदेश में जाने के बाद में जो सीखा समझा, ये सब बातें जो है रोटरी के अंदर ये बहुत मायने रखती है। और इससे सेवा भाव, जो त्याग सेवा और समर्पण, जो जीवन के शाश्वत मूल्य है, जिसको हम कहते हैं कि त्याग सेवा और समर्पण जो है वो जीवन के शाश्वत मूल्य है, जिससे जीवन जीने में बहुत आसानी होती है, तो वो सारे मूल्यों को रोटरियंस बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं। मैं खामगांव के वाटर रेन हार्वेस्टिंग के बारे में आपसे बात करूंगा कि वैसे पूरे दुनिया के अंदर पानी का जो है वो, पीने के पानी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हम लोगों को पता भी है कि दुनिया के कितने भाग के अंदर समुद्र है और कितने भाग के अंदर हम लोग रह सकते हैं, जंगल है, सब बात। इसी के अंदर भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर वर्षा जल गिरता है और आधा जल बेकार चला जाता है, मतलब वापस समुद्र में चला जाता है और खारा हो जाता है। अभी ऐसा है कि भूजल जो है वो नीचे नीचे जा रहा है। हो सकता है, मुझे माफ करेंगे आप सब लोग कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मराठी वृत्तपत्र का संपादक हूँ, शायद हिंदी के कोई शब्द मेरे आपके तक आए, मराठी के कुछ शब्द आप तक आ जाए, लेकिन आप सब लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ शब्द जरा आपको अड़चन आए तो कृपया उसको संभाल लें। प्रतिवर्ष 1 से 3 मीटर भूजल नीचे जा रहा है। जहां से अपने अल्पेश भाई आते हैं, उस गुजरात की अगर बात करेंगे तो पिछले कई दिनों पहले वहां से एक खबर आई थी कि 2700 मीटर नीचे, 2700 फुट नीचे जाकर उन्होंने पानी निकाला गुजरात के अंदर कुछ भाग में। और ऐसे तो खामगांव जैसे भाग में भी 900 1000 फुट का बोर, अभी 1200 फुट का बोर तक के भी आजू बाजू में होने लगा है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिवर्ष 1 से 3 मीटर हमारा भूजल नीचे जा रहा है और उसे हमको रोकना है। और उसे रोकने के लिए हमको ये जल पुनर्भरण जिसको हम बोलते हैं, वर्षा जल संग्रहण जिसको हम बोलते हैं, वर्षा जल संचयन प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, इसी को हमको उसके इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। हो क्या रहा है समाज में, सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बन रहे हैं, इमारत बन रही है, पेवर्स बन रहे लग रहे हैं, डांबर रोड हो रहे हैं, और इसके वजह से पानी जमीन में कम जा रहा है। भारत में प्रतिवर्ष मैंने आपको कहा कि आधा पानी तो बेकार ही चला जाता है। अब जो पानी जो निकल रहा है उसकी भी मर्यादा बहुत ज्यादा हो गई है, जल का वापर बहुत ज्यादा होने लगा है। अब हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना के डर से भी कई लोग दिन में 3 बार स्नान कर रहे थे, तो जल तो लग ही रहा है और शुद्ध जल लग रहा है। तो जल का महत्व समझना चाहिए सबसे पहली बात। अभी मुझे जल के महत्व से एक कहानी याद आती है कि महात्मा गांधी जब बापू कुटी में बैठे थे वर्धा में, कुछ लोग उनके पास में गए और उन्होंने, बापूजी लेटर लिख रहे थे, तो उन्होंने बाहर से उनको देखा कि बापूजी लिख रहे हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति को बापूजी ने इशारा कर दिया कि वहीं रुको, और हाथ से इशारा करके बोला कि वहीं बैठ जाओ। वहां बैठने के लिए बेंच था, वहां पर वो व्यक्ति बैठ गए। उसके बाद में उनको पता चला कि पानी पीना है मुझको, तो उन्होंने पानी के लिए देखा तो एक मटका था, वहां पर पानी रखा हुआ था। उन्होंने उसमें से पानी लिया ग्लास भरकर, आधा ग्लास पानी पिया और वहीं ढोल दिया, और बाद में फिर जगह पर आके बैठ गए। गांधी जी ने ये देख लिया था, गांधी जी का लिखान काम का काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद में गांधी जी ने फिर उनको बुलाया और उन्होंने बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी आवाज आ रही है ना सब तक?
हेलो। आ रही है हेलो। सर, आवाज क्लियर आ रही है आपकी? थैंक यू, थैंक यू। हाँ आ रही है, आ तो रही है। गांधी जी ने कहा कि बोलिए, तो बोले मुझे महात्मा जी, मुझे समर्पण करना है, देश कार्य में मैं समर्पित होना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा कि अरे भाई, जिसको ये पता नहीं है कि मुझे कितना पानी पीना है और कितना पानी को नष्ट करना है, मुझे जितना पानी पीना था उतना ही पानी मुझे लेना चाहिए, ये पानी जमीन में जाएगा कब, फिर निकलेगा कब, इसका शुद्धिकरण होगा कब, ये तो इतना नहीं समझ पाया, तो तू ये समर्पण की बात क्या करेगा देश के लिए। कहने का मतलब ये है कि इतनी छोटी बात से भी हम ताल लेते हैं कि सामने वाला कैसा है, लेकिन पानी का महत्व तो अपनी जगह है, जो गांधी जी ने भी कहा। तो हम लोग खामगांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करने जा रहे हैं। खामगांव की सिचुएशन क्या है, ये भी थोड़ा हम लोग समझना चाहिए कि खामगांव में नगर पालिका के अंतर्गत सब काम चलता है। नगर पालिका वाले बोलते हैं कि हमने 2010 और 2012 के समय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट चलाया था, और अभी तो पिछले 3 सालों से कोई भी बिल्डिंग परमिशन देना है तो साढ़े करीबन 6,000 रुपए वो डिपॉजिट लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो वो डिपॉजिट आपका जब्त हो जाता है। और अगर आप आपके बिल्डिंग का रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके प्रमाण पत्र लाइए, हमारा आदमी सर्वेक्षण करेगा नगर पालिका का, उसके बाद में आपको 6,000 रुपए वापस दिए जाएंगे। ऐसी उनकी एक योजना है। और पिछले 3 सालों में आप देखिए कितने घर बनते होंगे, कितने लोगों का काम चलता होगा, लेकिन करीबन 600 से 700 लोग 3 साल में जिन्होंने बिल्डिंग के लिए ये डिपॉजिट भरे हैं नगर पालिका में। और इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जहां से बिल्डिंग का संबंध है, हम पहले बिल्डिंग को ले ले, फिर हम लोग लॉन्स और ग्राउंड और स्कूल के ग्राउंड और पब्लिक प्लेसेस पे आएंगे। तो भ्रम ऐसा है कि कई लोगों को जब हम बात करते हैं कि तू रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों नहीं किया, कर ले, नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं करूंगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अरे भाई क्यों नहीं करेगा, वो क्या होता है, घर के पास में एक खड्डा होता है ना, वो खड्डे में पानी जाता है तो उससे मेरे बिल्डिंग का जो पाया है वो जो कच्चा हो जाएगा, ऐसे वो बोलते हैं। ये टोटली पाया से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो उनको करना नहीं होता है तो वो रीजन बताते रहते हैं। अभी खामगांव में लायंस ज्ञानपीठ है, आपका कॉन्वेंट स्कूल है, वो प्राइवेट स्कूल्स है, नेशनल हाई स्कूल है, बाकी सब भी है। इन लोगों को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना उनके मैदान का जरूरी है। 8 से 10 साल तक ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आपने किया हुआ है वो एक्चुअली चार्जिंग में रहता है, बाद में उसमें थोड़ी मिट्टी जमा हो जाती है, तो फिर आपको उसमें से मिट्टी निकालनी होती है, मतलब रिचार्ज करना होता है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फायदे बहुत ज्यादा है, जिससे हम बोलते हैं कि भाई पानी भूजल तो हम ऊपर ला ही रहे हैं, और साथ में हमको जो पेयजल का संकट है वो दूर होता है। और तीसरी बात, पानी की लेवल बढ़ने की वजह से हम लोग जहां से ये लेते हैं, मान लो पानी खींचते हैं, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है और जो ऊर्जा लग रही है वो ऊर्जा भी हमको कम लगानी पड़ती है। 25 से 28 इंच बारिश खामगांव में होती है, कई लोगों को शायद पता हो न हो। मिलीमीटर में हम बात कर ले तो 620 मिलीमीटर से 720 मिलीमीटर तक की बारिश खामगांव में होती है। इसलिए ज्यादातर ऐसा कहते हैं कि यहाँ पानी की तकलीफ नहीं होती। लेकिन पिछले कई साल आपने रोटरी ने बहुत बढ़िया सुंदर तालाब का खुलीकरण किया, आपको पता ही है, जिसकी वजह से आज तालाब में जितना पानी नजर आता है और हम उस पानी को बचा सके नदियों के मार्फत समुद्र में जाने से, बहुत अच्छी मछलियों की खेती हो रही है। वो पानी की वजह से आज वहां का विहंगम दृश्य हो चुका है। बहुत जोर से हवा आ रही थी उस दिन, तो आपने देखा कि उसको बहुत अच्छी अच्छी समुद्र के किनारे बैठे हैं और लाटा आ रही है, लहरें आ रही है, ऐसा हमको महसूस होता है। तो ये सारा आनंद हम सिर्फ उसको तालाब को खुलीकरण करके उसको हमने जो डेप्थ दी, आप लोगों ने जो डेप्थ दी, रोटरियन से जो काम किया, उसके वजह से हो पाया है। तो कि 3% भूमि पर तालाब है देश के अंदर, और तालाब भी अब छोटे छोटे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं तालाब के अंदर जो कचरा आ रहा है उसके तरीके से तालाब भी छोटे हो रहे हैं, नदियां का प्रदूषण आपको पता है। और ये सारी बातों का प्रभाव जो है हमारे पानी, ये जीवनावश्यक वस्तु है और हमको शुद्ध पानी चाहिए, तो हमको जमीन से ही लेना पड़ेगा। और जमीन की जो खार पान पट्टा जो हम बोलते हैं, बुल्ढाना जिले का एक पार्ट है इसके पूर्णा नदी के आसपास का, कि जिसका खार पान पट्टा है, मतलब उसके अंदर जमीन में खारा पानी है। आए दिन आप देखते हैं कि हमारे बुल्ढाना जिले से लगे संग्रामपुर है, शेगांव है और नांदुरा, ये तहसील के मैक्सिमम लोगों को किडनी स्टोन के प्रॉब्लम है।
खामगांव में भी ऐसा होगा। खामगांव में कई एरिया है, जैसे मैं रहता हूँ जो खट्टी लेआउट वगैरह है, तो वहाँ 750 से 900 TDS का क्षार है, पानी है वहां पर। अगर हम वहां का क्षार कम करना चाहते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो पानी जमीन में जाएगा, जमीन में जाएगा तो नीचे के क्षार का पानी का हमको काम नहीं पड़ेगा, और ये पानी हमको क्षार से मुक्त और अच्छा पानी हमको मिल सकता है। इसलिए ये पानी का मतलब बार बार मैं जो कह रहा हूँ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, उपयोग उसको निकालने के वक्त काम में आता है। वैसे तो पानी का मतलब जल का एक चक्र होता है। जल का चक्र कैसा है कि देखो, समुद्र में पानी है, वो वाफ बनती है, उसकी ऊपर जाता है, ऊपर से वापस नीचे गिरता है, फिर वो पानी बह जाता है, वापस जाके समुद्र में मिल जाता है। अब जब वो वाफ खारे पानी की बनती है और ऊपर जाता है, और ऊपर से जो पानी आता है वो एक्चुअली मीठा पानी होता है। और वह पानी, आप उसकी पानी की क्षमता देखिए, भी हो जाता है, थोड़ा पानी हो जाता है, तो आप देखते हैं कि सब तरफ श्रावण में, जैसा हम कहते हैं कि हरी हरियाली छाई हुई नजर आती है। तो ये पानी की ताकत है। और इसीलिए यही पानी, मुझे राजस्थान के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, तो आप देखेंगे कि हमारे पूर्वज जो है, उनको हम पूछते हैं तो वो हमको बताते हैं कि हम साल में जो ऊपर का पानी गिरता है उसको जमा करते हैं, जमीन के मतलब एक बनाया हुआ टाका है, घर के नीचे है, उसमें जमा करते हैं, और वही पानी साल भर पीते हैं। मतलब इतनी ताकत वो उसका एक है। मुझे आजादी बचाओ वाले राजू दीक्षित जी मेरे दोस्त थे, वो मुझे बताते थे, उन्होंने वर्धा के अंदर ये प्रोजेक्ट किया था कि ऊपर का पानी को संकलित किया जाए और बाद में साल भर वही पानी को यूज किया जाए। तो उसके अंदर एक ये है कि उसको अंधेरे में रखा जाना चाहिए, वो पानी को सूर्य किरण नहीं मिले। अगर उसको सूरज की किरणें मिलती है तो उसके अंदर शेवाल तैयार हो जाता है, मतलब फिर वो पीने के लायक नहीं रहता, खराब हो जाता है, ऐसा मानते हैं। इसके लिए उसको डार्क में रखते हैं और वो साल भर वो पानी पीते हैं। तो ये ऊपर के पानी की ताकत है। ये वर्षा पानी का जो चक्र है, ये चक्र जो है हम उसको मतलब पूरा कर पाएंगे। अभी देश में अधिकतर तो 2 महीने का ही बारिश होती है। हम देखते हैं कि भाई 2 महीने के तक की बारिश होती है, लेकिन बाकी वक्त क्या होता है, बाकी वक्त फिर हमको यही पानी को चलाना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का खामगांव के बारे में हम देखें तो अभी खामगांव के बड़े बड़े रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको करना है। उसके लिए आपको कोई खामगांव के जो सामाजिक कार्य दान देने वाले दानचोर लोग हैं उनको भी जोड़ना है, वही वो कर पाएंगे। अभी खामगांव का मान लो कांग्रेस भवन है, कांग्रेस भवन का रेन वाटर हार्वेस्टिंग नगर पालिका ने कुछ साल पहले कुछ छोटे पैमाने पे किया था, वो कांग्रेस भवन के पीछे वाली जगह में कहीं किया था। लेकिन जहां पानी निकल रहा है एक्चुअली हम देखते हैं खामगांव में, तो वो पानी सारा रोड पे आ जाता है बैडमिंटन हॉल के सामने। तो हम लोगों को वहीं कहीं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। अब ऐसे 6 नंबर के स्कूल का ग्राउंड है, ऐसे मैंने आपको भी नेशनल स्कूल बताया, पुलिस परेड ग्राउंड है, वहां का भी हो सकता है। और जो एक एक घर का हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, उसकी बजाय हम इतने बड़े बड़े मैदानों का अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमारे को हजार हजार घर के रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ही मैदान में मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और पूरा पानी हम जिस तरीके से स्पीड से उसको डाल सकते हैं, टेक्निकल अपना एडवाइस अपने पास में अवेलेबल है, और यही अवेलेबल अपना जो एडवाइस है वो अपने को बताएगा कि किस तरीके से अपन को करना चाहिए, कितनी गिट्टी, कितनी रेती, कितनी उसके अंदर बोल्डर और कैसे डालना है। तो सारा पानी उसके अंदर हम डाल सकते हैं। अभी आपके रोटरी के सहयोग से हमने देशोन्नति के पीछे पिछले साल 2 साल पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया। देशोन्नति का छत जो है करीबन 1954 स्क्वायर फीट है, वो सारा पानी हमने उसके अंदर छोड़ दिया। ठीक है, मैं मानता हूं उससे मेरा बोर चार्ज नहीं, लेकिन वो पानी का असर दूसरे किसी बोर पे तो हुआ ही है। वो पानी अगर जमीन में गया है तो मुझे नहीं मिला तो किसी दूसरे को तो मिला ही है। ये बात को भी हमको समझना चाहिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, वो पानी हम जमीन में डाल रहे हैं, हम उसको वेस्टेज नहीं जाने दे रहे। इजराइल के अंदर 3.5 इंच बारिश होती है पूरे साल भर में, वहां पर कपास वहां का इतना बढ़िया निकलता है, और वो कपास हम लोग यहाँ पर कपास के ट्रेनिंग के लिए पीकेवी के अंदर उस वक्त का ट्रेनिंग दिया गया था कि इस्रायल कापूस पंजाबराव कृषी विद्यापीठ अकोलामध्ये कशा पद्धतीने तयार होतो तो कमी पाण्यामध्ये ते दाखवल्या जाईल। म्हणजे कहने का मतलब सार ये है कि ऊपर से गिरने वाली एक एक बूंद को हम वेस्टेज नहीं जाने देते। अब खामगांव के अंदर तो ऐसा होता है कि हमने कई बार देख लिया कि सारा पानी चला जाता है, बह के चला जाता है, और जो लोग कर सकते हैं वो भी लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का महत्व नहीं समझ रहे। और इसीलिए मैं बार बार आप सबको कह रहा हूँ कि कितना महत्व जाना है रोटरी क्लब ने। रोटरी क्लब ने जो सेवा भाव रखकर महत्व जाना है कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। और इनका तो 10-12 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है रोटरी क्लब, अभी तक के लोगों को करवा के दिया,
कुछ और उनको सेवा उपलब्ध करा दी। अभी भी आप लोगों ने कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर कोई करना चाहता है तो हम आपको पूरी सेवा देंगे, हम वो खड़े रह के करवा देंगे, आपको उसका एक्सपेंसेस करना है लेकिन हम आपको अच्छे ढंग से वो करवा देंगे। अब मेरा ये कहना है कि ऐसे भी कुछ दानशूर दानदाता अगर हम देख ले कि जिससे खामगांव शहर के अंदर जो बड़े बड़े मैदान है, जो पुलिस परेड ग्राउंड है मैंने आपको बताया, और भी बड़े मैदान है, उनको सबको अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सके तो बहुत बड़ा कल्याण ये खामगांव शहर का हो जाएगा। जो कुएं अभी बंद पड़े हैं उसमें भी पानी आ जाएगा और वाटर लेवल हमको ज्यादा जल्दी मिलेगी और सारी बातों से हम मतलब खरे मायने में, सही मायने में हम उसको डेवलप कर सकेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यह समय की पुकार है और इसको करना ही चाहिए। इसको मतलब एक्चुअली ये तो एक हम उसको मराठी में चळवळ बोलते हैं, आंदोलन बोलते हैं, वैसा होना चाहिए। हर घर का पानी जो है वो जमीन में जावे, हर घर का पानी वेस्ट जाता मतलब नहीं जावे, जिसकी वजह से हम लोगों को एक बहुत अच्छा है। और ये सबको माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी आपको देनी पड़ेगी। आप जब एक व्यक्ति को पूछेंगे कि क्या आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है, क्या आपके मोहल्ले के अंदर जो आजू बाजू का बगीचा है उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, क्या आपके पड़ोस में जो मैदान है उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, आपके जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। ये सब बातें हम बार बार अगर कहेंगे तो कहीं ना कहीं उसको फील होता है सामने वाले को और निश्चित रूप से वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा लेगा। हम ये सारे मैं तो मतलब पर्सनली रोटरी के हर सोशल एक्टिविटीज में मैं तो जितना उनको कहता हूं कि आप जो भी कोई सोशल वर्क और जो भी करना चाहते हैं तो मेरा अखबार डेली देशोन्नति और मैं आपके साथ में खड़ा हूं। आपके इस उपक्रम का मैं बार बार अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छा आपने कोशिश तो की। मैं तो हर बात बोलते रहता हूँ ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है तो सबको पता है। लेकिन हम ये बोलेंगे कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम लोगों को ये देखना चाहिए कि समाज में बहुत कुछ अच्छा है। आज रोटरी अच्छा कर रहा है, वो रोटरी को देखने के बाद में कोई और दूसरे क्लब भी अच्छे कर रहे हैं। आज सेवा भाव के अंदर खामगांव का नाम बहुत ऊंचा है। पहले एक जमाना था जब खामगांव के अंदर सेठ लोगों का नाम ऊंचा हुआ करता था कि इन्होंने प्याऊ बना दी, इन्होंने धर्मशालाएं बना दी, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। ये खामगांव व्यापार नगरी है और इस व्यापार नगरी के व्यापारी जो है वो सेवा भाव रखने वाले व्यापारी है। तो वो सेवा भाव आज भी सबसे ज्यादा हमें हमारे गांव में हमारे शहर में प्याऊ है जहाँ ठंडा पानी अवेलेबल है। इतने प्याऊ दूसरे कहीं बुल्ढाना जिले में आपको कहीं नहीं नजर नहीं आएंगे। और खामगांव के व्यापारियों को एक मतलब हम बोले कि दान का महत्व समझता है, तो वो सब लोग इस काम के लिए आगे आवे। आपको बड़े सिरे से ये सारा योगदान देते हुए खामगांव शहर को लबालब पानी से सब हम कर सकते हैं। ये कोई खास बड़ी बात नहीं। करने के लिए निकले। रोटरी क्लब की तो पोजीशन ऐसी हुई कि जब से रोटरी क्लब चालू हुआ तब से मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता चला गया। इस तरीके से रोटरी क्लब ने डेवलप किया है। अब रोटरी क्लब के माध्यम से कारवा बन चुका है। सारे रोटरियंस जो है वो पूरे उत्साहित हो चुके हैं और उनका वो वाटर रिचार्ज नहीं तो पहले वो खुद रिचार्ज हो चुके हैं। और ऐसी पोजीशन में निश्चित रूप से यह प्रोजेक्ट आप एक साल में नहीं हुआ तो पीछा मत छोड़ना, अगले साल इसको कंप्लीट करना। और ज्यादा से ज्यादा पूरे ग्राउंड हमने खामगांव का हर एक सामाजिक मतलब एक उपक्रम करके हर खामगांव का मैदान, हमने खामगांव की हर स्कूल, ये हमने पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके पूरा खामगांव लबालब कर दिया है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आपने कोशिश अच्छी की, आपकी कोशिश की सराहना करता हूं। अब मैं यही बोल रहा था कि भाई जो अच्छा नहीं है ऐसा हम बोलते हैं सब बिगड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। और वो एक शायर अतिशय सुंदर बोलता है, मैं बार बार ये बात को कहता हूँ कि अब लग गई आग इस घर में बचा ही क्या है, अब लग गई है आग इस घर में बचा ही क्या है, और जो बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। अपने कोशिशों का नतीजा है क्या बात मुकद्दर, है सर। अपने कोशिशों का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों के लकीरों में रखा ही क्या है, वरना इन हाथों के लकीरों में रखा ही क्या है। कोशिश करेंगे तो ही कामयाब होंगे और कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये कोशिश आपको आगामी कोई भी ये बता देगा कि हमारे कुएं को ज्यादा पानी। अभी जो ये देखिए कि आप कोई दूसरी संस्था मान लो, उसने नाले का खुलीकरण किया, आजू बाजू के अपने कुछ कुओं में पानी आ गया तो उसका भी परिणाम होता है। तो ये तो अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग डायरेक्टली बारिश से आने वाला पानी पूरे फोर्स के साथ में जमीन में छोड़ दे रहे हैं। कुआ करके कुआ बुझा दिया और उसके अंदर वो पानी छोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से
वो पानी सभी को लाभदायक है। खामगांव की पानी टंचाई की बात खत्म करने वाला रहेगा। बहुत बहुत अच्छा पानी सभी को उपलब्ध हो, पानी को हम बचाएं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम स्वीकार करें। आपको पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहब, आपने काफी अच्छी जानकारी दी और इस बारे में हमारे इनकमिंग प्रेसिडेंट और हम और पूरे रोटरी मेंबर काफी ध्यान रखकर वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बहुत जोर देंगे। और रोटरी का भी जोर है कि ग्रीन और वाटर दोनों पे और एजुकेशन तीनों पे काफी ध्यान दिया जाए। और मैं आभार प्रदर्शन के लिए रोटरियन आशीष चौधरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आभार प्रदर्शन करे। हेलो हेलो हेलो, हाँ आ रहा है आवाज भाई? हेलो, हाँ थैंक्स आवाज आ अल्पेश रहा है भाई, आशीष। थैंक्स अल्पेश भाई। श्री राजौरे साहब ने जो है अपनी शैली में जिनके लिए वो जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें एक डीप नॉलेज दिया है। रेन हार्वेस्टिंग के ऊपर जो रोटरी क्लब ने बीड़ा उठाया है, हम आश्वासन देते हैं राजौरे साहब आपको कि डेफिनेटली उस चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा प्रयत्न करेंगे और खामगांव का पानी का लेवल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर यहाँ हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं रोटरी क्लब की ओर से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर, और धन्यवाद आशीष। अब मैं जो हमारे दो बच्चे हैं मुकुंद, हाँ धन्यवाद साहब, साहब जुड़े रहो, बच्चों के अनुभव सुनिए सर। दो बच्चे IVI में यूथ एक्सचेंज में फॉरेन गए थे। रोटरियन देवेश भगत की बेटा और प्रवीर अग्रवाल की बेटिया मुकुंद और अनुश्री दोनों आउट ऑफ इंडिया यूथ एक्सचेंज में गए थे। उनके अनुभव सुनिए आप भी, आपके भी कुछ नया जानने मिलेगा रोटरी में। और एक ये भी चीज होती है कि बच्चे एक्सचेंज करके, फॉरेन के दो बच्चे इधर पढ़ने आते हैं और इधर के दो बच्चे एक्सचेंज में जाते हैं। एक्सचेंज बोलते, यूथ एक्सचेंज बोलते हैं उसे। तो मैं अनुश्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंटिन्यू करे 5 मिनट, और उसके बाद में मुकुंद को 5 मिनट देवे। अनुश्री, प्रवीर, अनुश्री लाइन पे है? अनुश्री? हेलो। हाँ बेटा। हाँ हाँ, हेलो बेटा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, आ रही है बेटा। मैं USA गई थी एंड आई वाज स्टेइंग इन द वेस्ट, साउथ वेस्ट, विच इज द नॉर्थ कैरोलिना, साउथ ईस्ट नॉर्थ कैरोलिना में। और मैं वहाँ पर ऑफ कोर्स 10 मंथ्स के लिए थी। मैंने एक्सचेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, पर कोरोना वायरस की वजह से आखिरी के 3 महीने स्कूल वगैरह बंद थी। पर मैं 3 फैमिलीज में रही और तीनों फैमिलीज ने मुझे बहुत अच्छे से रखा, मतलब अपनी बेटी की तरह। और हम हर हफ्ते सैटरडे संडे को बाहर जाते थे इन टाउन, पर ऐसे नई नई चीजें करने, वर्ड शो और फिर ऐसी अलग अलग नई नई चीजें करने के लिए। और काफी ऐसे हाइकिंग किया। और हम उनकी वहाँ की फैमिली जैसे बहुत एक्टिव होती है, तो वो कुछ ना कुछ चालू रहता है उनका, ऐसे चलो हम इस हफ्ते हाइकिंग करेंगे, इस हफ्ते ये करेंगे। और लकीली मेरी थर्ड फैमिली थी वहाँ अब पीछे लेक थी, तो फिर हम कभी भी जाए तो पानी में जंप करके स्विमिंग कर सकते थे, कायाकिंग किए, बोट राइड्स किए, और ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज किए। और फिर मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जैसे इट्स लाइक वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, और मैं आई विश कि हर बच्चा ये लाइफ में एक्सपीरियंस करे। और थैंक यू टू रोटरी क्लब ऑफ खामगांव कि आपने मुझे होस्ट किया और मैं वहाँ जा सकी आप लोगों की वजह से, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर सकी। थैंक यू। मैं मेंबर से चाहूंगा कि अगर कोई कुछ उससे जानकारी चाहना चाहे तो 2 मिनट के अंदर वो जानकारी ले सकते हैं। फिर मुकुंद को लाइन पे लेना है। मैं किसी को कुछ अगर अनुचित से जानकारी लेना है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको भी जानकारी लेना है वो शॉर्ट में ले लेवे अनुश्री से। अनुश्री आवाज आ रही है?
हाँ मेरी राजू, आवाज तेरी नहीं आ आवाज रही नहीं आ है? रही क्लियर। अनुश्री आवाज आ रही है मेरी? अब आ हाँ, रही है मेरी क्लियर। आपकी आवाज आ रही है। ओके अनुश्री, मेरा क्वेश्चन है बेटा, राजू तेरा आवाज थोड़ा ये हो कोई रहा है, इधर आपका थोड़ा ऐसा क्लियर कर राजू। एक्सपीरियंस जो बहुत राजू चैलेंजिंग था? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ओके ओके, 1 मिनट। अब आ रहा है क्लियर। ओके अनुश्री, मेरा क्वेश्चन है, कोई ऐसी हाँ। सिचुएशन जो आपके लिए काफी चैलेंजिंग थी और उस समय आपने उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया? ओके, सो एक्चुअली मेरी एक सिचुएशन जो मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगी वो थी कि मेरी सेकंड फैमिली में थोड़ी-सी हम जैसे मेरा जो पर्पस था वहाँ जाने का था कि मैं घूमूँ और हम अलग-अलग जगह जाएँ बाहर वगैरह। पर मेरी सेकंड फैमिली थोड़ी नई थी होस्टिंग में, उन्होंने आई वाज़ देयर फर्स्ट एक्सचेंज स्टूडेंट, तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था होस्ट करने के लिए। मेरी फर्स्ट फैमिली ने 3 मेरे से पहले 3 एक्सचेंज स्टूडेंट को होस्ट किया था। मेरी थर्ड फैमिली ने मेरे से पहले 8 एक्सचेंज स्टूडेंट को होस्ट किया था। पर मेरी सेकंड फैमिली ने एक भी नहीं किया था। तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था होस्ट करने का, तो इट वाज़ ऑल न्यू फॉर देम। मेरे लिए सब नया था, उनके लिए सब नया था। तो वो लोग भी लर्न कर रहे थे इस एक्सपीरियंस से, पर उन्हें नहीं पता था कि बाहर जाना है, अनुश्री को बाहर लेके जाना है और ऐसे अलग-अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। पर फिर हमने ट्राई किया उन्हें बोलना, पर उनसे नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस उनके घर पे थोड़ा कम था, बट मैंने फिर मेरे कोऑर्डिनेटर से थोड़ी-सी बात की। मैं 3 महीने वहाँ थी, मैं उन्हें बताती थी मेरे कंट्री के बारे में, मैं उनके लिए इंडियन खाना बनाती थी हर हफ्ते और ऐसे अलग-अलग चीज़ मेरा काफ़ी अच्छा था उनके साथ, फैमिली के साथ। बट जस्ट द प्रॉब्लम वाज़ कि हम बाहर नहीं जाते थे और थोड़ा कनेक्शन नहीं हुआ था उनके साथ। तो मैंने मेरी फैमिली को मेरे कोऑर्डिनेटर को कहा कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है और आई थिंक कि इट्स 3 महीने में रह चुकी हूँ वहाँ पर, आई थिंक कि मुझे अभी नेक्स्ट फैमिली को मूव ऑन करना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ, आई थिंक सो टू कि आपने अब अगली फैमिली में जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा 15-20 डेज़ जल्दी से मूव कर दिया दूसरे फैमिली को। पर आई डिडन्ट मैंने ऐसे उसकी मैं रोई वगैरह नहीं ज़्यादा, पर फिर मैंने मेरे कोऑर्डिनेटर से बात की एंड इसलिए मैं दैट्स हाउ आई ओवरकेम दैट सिचुएशन। थैंक यू बेटा। अब मैं मुकुंद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। मुकुंद। तो जैसे हम सभी को पता है कि जो एक्सचेंज है वो तो वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और मेरे लिए भी ये कुछ ऐसा ही था। कुछ बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है ये, हमें आम जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस मिलता नहीं है। हम लोग दूसरे देश में जा सकते हैं घूमने के लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीने भी, पर कभी भी हम उनकी सी लाइफ नहीं जी सकते। तो हमने वो एक एक्सपीरियंस किया था। मतलब हम लोग वहाँ पे अंदर रह रहे थे, आम आदमी की तरह बसें ले रहे थे, ट्रेन्स में जा रहे थे, स्कूल में जा रहे थे। तो ये ऐसा जो पहली बार एक्सपीरियंस मिला ये बहुत अच्छा था, कुछ अच्छा सीखने को मिला, उनके कल्चर के बारे में जानने को मिला। और जहाँ तक कल्चर की बात है, इंडिया और फ्रांस तो कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है। हर चीज़ में डिफरेंस है। क्लोथिंग में डिफरेंस है, क्लोथिंग से लेके हर चीज़ तक, एंडिंग तक डिफरेंस है हर चीज़ में। और फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया डेवलपिंग है, तो उसकी वजह से भी बहुत हर चीज़ में फ़र्क आ ही जाता है। और जहाँ तक मेरी होस्ट फैमिली की बात है, मेरी तीनों होस्ट फैमिलीज़ बहुत अच्छी थी। किसी भी फैमिली में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं गई, तीनों भी फैमिलीज़ ने बहुत अच्छे से रखा। यूजुअली कभी-कभी होता है कि बहुत सारे बच्चों को अच्छी फैमिलीज़ नहीं मिलती, पर मेरे इसमें ये नहीं था, मेरे को हर फैमिली अच्छी मिली और सबके साथ में एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और मैंने मेरी फैमिलीज़ के लिए इंडियन खाना भी बनाया। और एक्सपीरियंस तो वैसे अच्छा था। जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा स्कूल, हर एक्सचेंज स्टूडेंट के लिए स्कूल हार्ड होता है थोड़ा, क्योंकि स्कूल में एकदम सब नया रहता है और दोस्त बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल पार्ट बस वही था, लैंग्वेज सीखना, और मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी। मैं जब गया तो बिल्कुल भी नहीं बोलता था फ्रेंच। पर जो मेरी लास्ट 2 फैमिलीज़ थी, सेकंड फैमिली और थर्ड फैमिली, तो उनके साथ मैं जब भी कम्युनिकेट करता था कुछ भी पूछने के लिए, तो फ्रेंच में ही बात करते थे हम। तो एंडिंग तक मेरी फ्रेंच अभी बहुत अच्छी हो चुकी है और मैं फ्लुएंटली फ्रेंच बोल सकता हूँ। पर जाने के पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता था, मतलब सिर्फ हाय बोलना, गुड मॉर्निंग वगैरह, ये सब छोटी मोटी चीज़ें ही सीखी थी।
इसका बहुत फ़र्क पड़ा। और बस स्कूल में यही था। और जो दूसरी चीज़ सीखने को मिली फ्रेंच लोगों के बारे में वो ये है कि अगर आपको उनके साथ में रहना है तो आपको ऐसे इंटीग्रेट होना पड़ेगा उनके कल्चर में। वो लोग ऐसे बहुत ओपन नहीं है, एकदम ओपन माइंडेड टाइप के नहीं है कि वो सबको वेलकम करे अपने इसमें। तो अगर आपको उनके साथ में रहना है तो इंटीग्रेट होना पड़ता है जल्द से जल्द। और उनके मतलब उनके कल्चर में आप अगर इंटीग्रेट होने की कोशिश नहीं करोगे तो वो लोग भी आपसे रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। मतलब उनका ऐसा है कि आप हमारे कल्चर को फॉलो करें, हमारे कल्चर को समझें और उसमें आने की कोशिश करें। और वैसे तो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सचेंज। और मैं रोटरी क्लब ऑफ खामगांव को धन्यवाद कहना चाहूँगा ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। वैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे खामगांव में से मैं और अनुश्री पहले बच्चे थे और हम दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और जिस तरह अनुश्री ने कहा, मैं भी कोई फ्यूचर अगर कोई जाना चाहता है, अगर खामगांव में से किसी को वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जाए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सही में नहीं मिलता है। और अभी जब ये मेरे लिए ख़त्म हो गया है तो जब मैं आ रहा था तो आने के कुछ दिन पहले मैं सही में सोच रहा था कि ये ऐसी लाइफ कभी जीने को मिलने नहीं वाली वापस। क्योंकि जब आप ऐसे दूसरी कंट्री में रहते हैं तो एक इंडिपेंडेंस भी था वहाँ पे। मतलब खुद से सब कुछ करना, हर चीज, छोटी से छोटी चीज। अगर खुद के मोबाइल का सिम कार्ड खरीदना है तो वही भी तुमको खुद को ही करना है। कंपनी में बात तुमको खुद से करना है, सब करना है। और इंडिया के जैसा इतना आसान नहीं है कि बोल दिया और 2 मिनट में जियो दे दिया। दूसरी कंट्रीज में थोड़ा और मुश्किल रहता है ये सब करना, हर चीज़ है। तो टिकट वगैरह खरीदना, बुकिंग करना, हर चीज करना है खुद से करना था। तो ये एक इंडिपेंडेंस पहली बार मिला है। नहीं तो घर पे तो सब पेरेंट्स ही कर लेते हैं हमारे लिए, हर छोटी मोटी चीज पेरेंट्स करते हैं। पर जब पहली बार खुद से करने का ये मौका मिला तो ये भी बहुत अच्छा था। और बहुत बाहर खाना, बाकी सिटी वगैरह घूमना, ये सब किया और बहुत अच्छा था ओवरऑल। अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि जैसा अनुश्री ने और मुकुंद ने कहा कि उनके रोटरी यूथ एक्सचेंज में 1 साल का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो उनके लाइफ का एक अनएक्सपेक्टेबल एक्सपीरियंस था। तो मैं सभी रोटरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को यूथ एक्सचेंज में भेजे और इस तरह का अच्छे से अच्छा अनुभव लेके बच्चों को उन्नति कराए और उनके नई भाषा, नई कल्चर और रोटरी में जो सीखने मिलता है वो सीखना बहुत जरूरी। रोटरी यही सिखाती है कि एक दूसरे के साथ में मिलके उनका कल्चर जाने। और कोई मुकुंद, तो मुकुंद से बात कर सकते हैं। हेलो मुकुंद। हाँ अंकल। आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका है राजेश भाई। यहाँ के इंडिया के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में मेन डिफरेंस क्या था? मेन डिफरेंस देखा जाए तो लोगों के रहने का तरीका बहुत अलग था यहाँ से। लाइफ पूरी, आप ऐसे बात करते हो तो लाइफ ही पूरी अलग है। वहाँ पे कुछ अलग ही माहौल है और अपने इंडिया में कुछ अलग ही माहौल चालू है। जैसे कि वहाँ पे जो मैंने देखा, लोगों को इतना स्ट्रेस वगैरह नहीं है जैसे यहाँ पे इंडिया में है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में लोग इतना अच्छा कमाते नहीं है तो हर छोटी चीज़ के लिए स्ट्रेस होता है। इंडिया में हम लोग एक छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए, एक टीवी खरीदना है तो उसके लिए 10 बार सोचना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है। हम लोग सबसे अच्छी चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं। पर जब फ्रांस जैसी कोई कंट्री में जाते हैं तो उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं होता। वो लोग अगर कुछ चाहिए तो बिना सोचे समझे बस खरीद लेते हैं। तो उनके पास में ये एक था कि मतलब लोग ज़्यादा सोचते नहीं और लोगों में इतना स्ट्रेस नहीं है। अपने इंडिया में लोगों को बहुत स्ट्रेस है इस चीज़ के लिए, पैसों की कमी वगैरह होने की वजह से। ये था तो उसके वजह से पूरे लाइफ में ही ऐसे डिफरेंस आ जाता है। उसकी वजह से लोग स्ट्रेस कम लेते हैं। अच्छा, सेकंड, आपको यहाँ की स्कूल का जो एक्सपीरियंस है और वहाँ की स्कूल का जो एक्सपीरियंस है उसमें मेन डिफरेंस क्या लगा आपको? इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड है। मतलब इंडिया में मैं भी जो स्कूल में था हमको ये बोला जाता था कि जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है कोई भी सब्जेक्ट की, वो तुम्हारी भगवत गीता जैसी है। इसको तुमको इसको ही पढ़ लेना है, इसको घोट के पी लेना है।
पर फ्रांस में ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट बुक होती है, पर मैंने कितने सारे उनके लेसन अटेंड किए, पर हम लोग ने टेक्स्ट बुक कभी नहीं खोली। वो लोग हमको डॉक्यूमेंट्स देते थे, हम लोग उनको पढ़ाई करते थे, वो हमें समझाते थे, और फिर उसके ऊपर टेस्ट होती थी। अगर टेक्स्ट बुक से तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते थे, पर वो घर पे जाके था। स्कूल में हम लोग टेक्स्ट बुक्स यूज़ करते ही नहीं थे, टीचर्स लोग खुद से पढ़ाते थे, सब समझाते थे। तो इंडिया में वही टेक्स्ट बुक का बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया जाता है। अगर उसके जगह थोड़ा प्रैक्टिकल पे अगर फोकस करा जाए और प्रैक्टिकल पे करके अगर बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कराई जाए तो शायद बेटर होगा, लोग अच्छे से समझेंगे। कांग्रेस, थैंक यू। और हर्षल गुप्ता सर ने भी एक क्वेश्चन पूछा है फ्रेंच न्यूज़ चैनल के ऊपर, उसका भी मैं आंसर देता हूँ। तो क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा वो था कि क्या मैंने कभी कोई फ्रेंच मीडिया में इंडिया के बारे में न्यूज़ पढ़ी है, और अगर पढ़ी है तो वो क्या थी। तो जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने इसका जब अपने क्वारंटीन चालू था, तो जब मैंने इंडिया की न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें इंडिया की न्यूज़ में इसके बारे में बताया जा रहा था कि मतलब वहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से बताते हैं, इंडिया में कुछ अलग तरीके से होता है। जैसे कि जब लॉकडाउन की सबसे पहली चीज़ थी, हमने देखा वो थी कि अल्कोहल की शॉप्स खोल दी गई थी। तो ये लॉकडाउन नहीं खोला गया था, सिर्फ अल्कोहल की शॉप्स खोली गई थी, जिससे कि इकोनॉमी के लिए उसको खोला गया था। पर फ्रांस में बताया जा रहा था कि इंडिया में लॉकडाउन खत्म हो रहा है और लोग सेलिब्रेशन के लिए जाके अल्कोहल वगैरह खरीद रहे हैं। तो मतलब थोड़ा उनके पास में करेक्ट न्यूज़ नहीं होती, तो वो अपने तरीके से ही बता देते हैं बहुत बार। और जैसे हमने भी कुछ दूसरी न्यूज़ देखी, जो थी एक न्यूज़ जिसमें एक बंदर ने एक हॉस्पिटल में से कोरोना के सैंपल्स लेके भाग गया था। तो ये भी वहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ थी फ्रांस में, और मतलब ऐसे एक जोक जैसे घूम रही थी हर जगह, सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। और मुझे मेरी होस्ट फैमिलीज और मेरे दोस्तों ने पूछा कि जो ये हुआ, ये क्या ऐसे बहुत नॉर्मल है क्या, इंडिया में ऐसा होता रहता है क्या। तो मैंने बोला कि हमारे लिए भी ये नॉर्मल नहीं था, सबके लिए फनी था ये जो हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने सब जानकारी दिया। और किसी को कुछ बात करना है, कुछ जानना है, तभी 5 मिनट है अपने पास में। ठीक है, मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा आज की जो लास्ट मीटिंग है, उसके अंदर हम अपना जो रोटरी इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट, चार्टर सर्टिफिकेट है, वो इनकमिंग प्रेसिडेंट को देना जा रहे हैं। तो ऑनलाइन आप सभी वो देख सकते हैं, सभी जन। कैमरा चालू है ना? ये चालू है ना इसमें। संदेश आ जाए तो 2 मिनट आ रही है, सब दिख रही है। आज हम अपना चार्टर सर्टिफिकेट इनकमिंग प्रेसिडेंट को दे रहे हैं। धन्यवाद। और आने वाली नई टीम को विजय शर्मा जी और राहुल खंडेलवाल जी को हम बधाई देते हैं। और वो नया साल काफी अच्छे से और काफी इससे उत्साह से बढ़े, ऐसी मैं उनसे आशा रखता हूं। और रोटरी का नाम हमेशा ऊंचा रखे। धन्यवाद। जय रोटरी। सिर्फ कुछ कहना है इसे हमसे कह सकते हैं। की तरफ से पार्टी है। हेलो, कोई कुछ कहना चाहता है तो हम। हेलो भैया। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए।
हाँ अल्पेश भाई, पंकज बोल रहा था। हाँ एक सवाल पूछना था, ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है ये शॉर्ट टर्म भी होता है रोटरी में? हाँ होता है, हाँ, पर ये मैंने साल कोविड के उसमें कारण कुछ पढ़ा। थोड़ा सा ये है, अब शायद अगले साल होगा, क्या होगा अभी जैसा भी होगा, क्योंकि अभी तो फॉरेन में यूरोप साइड में अभी धूपकाले की छुट्टियां लगी है। हाँ हाँ अभी जून जुलाई अगस्त तक के वहाँ पे छुट्टी है, क्योंकि मेरा बेटा खुद यूके है, तो अभी वो वैकेशन में इंडिया आ गया है। अच्छा, ये एक्सचेंज प्रोग्राम की अप्रैल मई के जानकारी आसपास कौन दे होता है सकता भाई, ये 3 हफ्ते का अप्रैल मई के आसपास होता है। तो आप इनकमिंग प्रेसिडेंट से और सेक्रेटरी से अब इसकी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अब सब मेल उनमें आना चालू हो जाएंगे 1 तारीख से। ओके। और किसी को कुछ? हेलो भाई। हाँ भाई, धन्यवाद धन्यवाद। आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है राजेश भाई। जो आप सक्सेसफुल ईयर के लिए थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबके सहकार्य से काफी अच्छा साल गया, और आने वाले प्रेसिडेंट को भी आने वाले साल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। मीटिंग का टाइम अब हो रहा है, तब मीटिंग क्लोज करना पड़ेगी। गुड नाइट, गुड बाय।